नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बेहिसी है जो पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों, कुछ सहाफ़ियों, कुछ सियासतदान नुमा सहाफ़ियों और कुछ टाउट्स की जानिब से मुसलसल दिखाई जा रही है बलूचिस्तान के मामले पर। कोई कह रहा है कि अख्तर मेंगल तो दरअसल दहशत गर्दों का आलाकार है, वो तो उनका फ्रंटमैन है। कोई कह रहा है कि दहशत गर्दों के कार्रवाइयों के ऊपर पर्दा डालने के लिए अख्तर मेंगल ने इस्तीफ़ा दे दिया ताकि तमाम तर जो तवज्जो है वो उनके इस्तीफ़े पर मरकूज़ हो जाए, उनके वापस लेने पर, उनको मनाने पर, उनके ना मानने पर, और कोई कार्रवाई अमल में ना आए, उनके बारे में कोई बात ही ना हो, ऑपरेशन की कोई हिमायत जो है वो इस वक्त पैदा ना हो सके। तो लिहाजा अख्तर मेंगल ने ये एक ढोंग रचा है। कोई कह रहा है कि महारंग बलोच जो है वो फ्रंट है, वो कोई कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का कोई मामला ही नहीं है। बलूचिस्तान, जिसको आज हमारे DGISPR ने कहा कि वो रफली आधा पाकिस्तान है, उसको वहाँ पर कोई मशकशुदा लाशें नहीं मिल रही, और जो लोग डिसअपीयर्ड हैं, जो ऑफिशियली डिसअपीयर्ड हैं, वो दरअसल डिसअपीयर्ड हैं ही नहीं, वो तो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, वो असल में दहशतगर्द हैं, वो रॉ के एजेंट्स हैं, और जब वो मारे जाते हैं या गायब हो जाते हैं तो उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो उनको शामिल करवा देती हैं एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस में, और कुछ केसेस में तो उनके कॉल जो फैमिलीज़ हैं वो भी साथ मिली हुई होती हैं। मसलन महारंग बलोच, मसलन मामा कदीर, या बहुत सारे लोग जिनके बारे में आप जानते हैं, हम सब ने देखा है। तो ये सब लोग जो हैं वो उनके नज़दीक ये दहशतगर्द ही हैं और इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इसकी मुमासलत जो है वो मैं तो समझता हूँ कि हसन ज़हीर ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं अपनी किताब सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान में, जो बंगाल से और बलूचिस्तान की जो मुमासलतें हैं वो बहुत हद तक वाज़ेह उसमें नज़र आती हैं। वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान, यानी कि ये जो मगरबी पाकिस्तान है, इसके अंदर कोई लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशन हमें नज़र नहीं आई। आज भी आप देख लें कि अवाम जो है वो मुकम्मल तौर पर इनडिफरेंट नज़र आते हैं, उनके नज़दीक ये कोई अहम इशू ही नहीं है। और अगर कोई बात करता है तो वो ये कहता है कि ये पंजाब दुश्मन हैं, ये तो पंजाबियों को मारते हैं और ये पाकिस्तानियों को मारते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाहौर से आगे, कराची से आगे, इस्लामाबाद से आगे तो हमारी देखने की सलाहियत नहीं है, ना ही मीडिया उनको एजुकेट करने के लिए तैयार है। वो लिखते हैं कि मीडिया जो था ना, वो उस ज़माने में भी ज़्यादातर जो मीडिया था वो तो सरकारी मीडिया था। अभी भी आपको लगेगा जैसे सारा सरकारी मीडिया, लेकिन उस ज़माने में तकरीबन तमाम अखबारात जो थे वो सरकारी ही थे। तब सबके ऊपर अयूब खान के ज़माने से ही कब्ज़ा जारी था रियासत का, उनको कौमिया लिया गया था। तो जो खुले अखबारात थे, यानी जो निजी अखबारात थे, उनमें बड़े अखबारात थे डॉन, नवाए वक्त और जंग। और वो कहते हैं कि इन अखबारात के आप एडिटोरियल्स उठाकर देखें, वो मानते हैं कि आर्मी का इसके अंदर इन्फ्लुएंस मौजूद था, लेकिन आर्मी के इन्फ्लुएंस के बावजूद तमाम जो अखबारात थे वो कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग ज़रूर कर सकते थे, हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं की। वो इदारिया पर इदारिया लिखते चले गए और उन्होंने भरपूर हिमायत की उस ऑपरेशन की। फिर वो कहते हैं कि जो तमाम सियासतदान थे वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से जो अवामी लीग है उसकी तमाम सीटें खाली करती जाएँ, वो फारिग हो जाए, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर अवामी लीग की सीटें छूट जाएंगी तो उससे वहाँ पर इलेक्शंस होंगे, अवामी लीग जो है वो मैदान से बाहर होगी और शायद उनको कुछ मज़ीद सीटें मैसर आ जाएँ। ये भी बात एक हकीकत है कि उस ज़माने में जो बड़े सियासतदान थे वो उनमें मौलाना मौदूदी जैसे लोग भी मौजूद हैं जो कि अपने आप को बड़ा अपराइट कहते थे। उन्होंने अयूब खान की भी मुखालफत की, सब कुछ किया, लेकिन इस मौजू के ऊपर वो चाहे नज़रियाती तौर पर या एक्सपीडियंसी थी पॉलिटिकल, या जो भी उनके इंटरेस्ट्स की वजह से, उन्होंने बहरहाल यही बात की कि ऑपरेशन की मुकम्मल तौर पर हिमायत की। उन्होंने अवामी लीग को वहाँ से, और जमात इस्लामी ने तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भुट्टो साहब को आप देख लीजिए, उन्होंने भी यही हरकतें की। भुट्टो साहब के भी कोई उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, उनके जो थोड़ी बहुत लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स थी उसके लिए हक में नहीं थी उनके, लेकिन अवामी लीग के ख़िलाफ़ जो है वो मुकम्मल तौर पर आर्मी के साथ थे। फिर आप उठाकर देखिए जर्नलिस्ट के क्या तासुरात है। उस ज़माने के बड़े जर्नलिस्ट ने किस किस तरह के जो ऑपरेशन की हिमायत की। जिस तरह से नवाए वक्त ने पंजाबी शोविनिज़म को 1950s के अंदर, 1940s के अंदर उभारा था, उसी तरह से 1970s के अंदर भी उसने पंजाबी शोविनिज़म को उभारा। इसके बाद वो कहते हैं कि आर्मी के अंदर कुछ लोग थे जिन्होंने जंग लड़ने से इनकार किया, ऑपरेशन से इनकार किया, और उनमें एक साहब ऐसे थे जो कि 1965 की वॉर के हीरो समझे जाते थे, लेकिन जब उन्होंने इस ऑपरेशन की हिमायत करने से इनकार किया और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ बात की तो उनका भी कोर्ट मार्शल कर दिया गया। फिर वो लिखते हैं कि एक कौसर न्याजी जो कि एक बड़े मशहूर सियासतदान थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जनरल याह्या खान डिक्टेटर ही नहीं है, वो तो एक पाकिस्तान का एक ऐसा शख्स है जो कि मकबूल तरीन लीडर है, वो तो पाकिस्तान का मकबूल सदर है। ये उनके अल्फाज थे। फिर वो कहते हैं आगे चलकर के पॉलिटिशियंस जो हैं वो मुसलसल हिंदुस्तान की कॉन्डेमनेशन करते रहते थे। वो खुद लिखते हैं कि भाई मुक्ति बहानी की कॉन्डेमनेशन जारी है कि जो ये वायलेंस करती है, मगर वो बंगाल के असल इशू के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे आज आप देखते हैं कि BLA
जो है ना वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए बन गया है कि बीएलए जो है वो दहशतगर्द है, बीएलए ने हथियार उठा लिए, रियासत से कोई नहीं लड़ सकता, रियासत के खिलाफ कैसे हथियार उठा सकते हैं। इसी तरह बंगाल के अंदर भी आप कहते थे जी रियासत के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, रियासत के खिलाफ कैसे आप हथियार उठा सकते हैं। इन दी एंड उन्होंने हथियार भी उठाए, उन्होंने ट्रेनिंग भी हासिल की, उन्होंने आपको जो है वो शिकस्त भी दे दी, उसके बाद आपका मुल्क भी टूट गया। आप यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, अब आप कह रहे हैं ये भी नहीं हमें हरा सकता, वो भी नहीं है। भाई पहले भी आप हार चुके हैं, अभी भी दोबारा हार सकते हैं। तो बात यह है कि उस मसले को हल करने की उस वक्त भी कोशिश नहीं की गई जो 2010 में ऑफ कोर्स हमने एक 18वीं तरमीम की है, जिसके बाद हमने सूबों को राइट्स दिए हैं जो कि बंगाल के पास कभी नहीं आए। लेकिन क्या वो जो वसाइल हैं वो आवाम तक पहुँच रहे हैं? फिर बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो कबायली सरदारों को जो है वो बड़ा मतून कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो है ना वो सबसे बड़ी मसाइल की जड़ हैं, और ये जो कबायली निज़ाम है इसने बलोचों को जीना हराम किया हुआ है, और हम इसको और भाई सारे के सारे बलोच जो कबाइल हैं उनके जो सरदार हैं वो तो आपके साथ रहे हैं पिछले 70 साल से, वरना आपने वो कोई कंट्रोल किया? उनकी मिडिल क्लास के साथ आपके इतने रवाबित थे और इतने रिश्ते थे मोहब्बत के, जो रियासत के साथ जो आज तक जुड़े हुए थे, ये सरदार ही थे जिन्होंने उस सोसाइटी को जो है वो किसी तरीके से जोड़ के रखा हुआ था। उनमें जो सबसे बड़ा सरदार था जो कि रियासत का वो एक तरह से बीएलए और पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान की रियासत के दरमियान जो सबसे बड़ी सीसा पिलाई दीवार था वो अकबर बुगटी था, उसको भी आपने फिर कत्ल किया। तो उनको, और दूसरी बात ये है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है वो कोई अख्तार मेंगल की बनाई हुई है, वो कोई ब्राह्मदाग बुगटी की बनाई हुई है। ये जिन इलाकों से ये वाक़यात हो रहे हैं, जो ये तुर्बत के अंदर, केच के अंदर, आवारान के अंदर, ये कोई कबायली इलाके, ये जो तुर्बत है, ये खुशदार है, ये मिडिल क्लास लोगों की तहरीक है, उनके इलाके हैं, उन्हीं के मिडिल क्लास की ही ये मूवमेंट है, और उन्हीं में से ये लोग पैदा हो रहे हैं। आपको डॉक्टर्स नज़र आते हैं उसके अंदर। अच्छा जी, आप कहते हैं वो जी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, वो तो डॉक्टर उसको बनाया था रियासत पाकिस्तान ने, क्योंकि उसको फंडिंग की, उसको जो है वो क्या कहते हैं दाखिले दिलवाए, और उसके लिए लोअर किया गया स्टैंडर्ड को। तो भाई वो आखिर डॉक्टरी की तालीम हासिल करना चाह रही थी। वहाँ पर मास्टर्स की तालीम देखें कितने लोगों के पास है, वहाँ पर आप देखें कि ग्रेजुएट्स कितने ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा तालीम हासिल कर रहे हैं उन इलाकों के अंदर, शहरी आवाम की। तो आप जो बातें कर रहे हैं आपको उन हालात का इल्म नहीं है, और ये थोड़े अरसे के बाद खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या ना पेश आ जाए कि एक और हसन ज़हीर हो, वो अपनी किताब लिख रहा हो और वो कहे कि पाकिस्तान के अंदर कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं पेश आ रही थी उस वक्त बलूचिस्तान के अलहदगी के टाइम पर, और हम रिग्रेट कर रहे हों, हम इन अल्फाज को हमारे कलेजे छलनी कर रहे हो जो हमारे पॉलिटिशियंस दे रहे हैं अख्तर मेंगल के ख़िलाफ़, इन सियासत उन बलोच नौजवानों के ख़िलाफ़ जिन्होंने बिल आखिर तंग आकर हथियार उठा लिए हैं। और मैं ये भी बात कह दूँ यहाँ पर कि वायलेंस किसी मसले का हल नहीं होती, और अगर आप वायलेंस करते हैं तो उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता। आप कश्मीर में देख लीजिए कि जब हिंदुस्तान के अंदर क्योंकि वायलेंस कहीं ज़्यादा हो गई तो एक वक्त आया कि उनको दहशतगर्द करार दिया जाने लगा, और पूरी दुनिया की हिमायत उनके लिए कम हो गई क्योंकि वो वायलेंस का सहारा ले रहे थे। तो आप भी अगर वायलेंस का सहारा ले रहे हैं तो इससे आपकी जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। इसको पॉलिटिकल सपोर्ट के ज़रिए ही हल किया जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये भी याद रखिए कि मुक्ति बाहनी प्रॉब्लम नहीं थी, इंडियन इंटरफेरेंस प्रॉब्लम नहीं थी, उनका हथियार उठाना प्रॉब्लम नहीं थी। वजह वो थी, असल प्रॉब्लम वो थी जो वजह बनी इनके हथियार उठाने की, मुक्ति बाहनी बनने की, इंडियन इंटरफेरेंस को कबूल करने की। और यही सब कुछ बीएलए के बारे में भी बिल्कुल सादिक आता है। तो अगर हम इस किस्म के बयानात देने से गुरेज करें, अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा, ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ये वफाक के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। तो इस बात को, इसकी गहराई को, इसकी गिराई को समझने की कोशिश करें, वरना हम रिग्रेट कर रहे होंगे। हमारे हाथों में सिर्फ हाथ मलने के अलावा और कोई रास्ता रह नहीं जाएगा। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।